सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसको बता देंगे। सोमवार से शुरू करना था नया चैप्टर, इसको कर देंगे। हाँ हेलो। एक फरवरी से क्लास आ रहा है। नीले में क्या है? तब 6 से 7 है यहाँ क्लास में। 4600। फीस वगैरह का पता चल गया तुम लोग को? नहीं चला है? नहीं चला है तो जान लो, 12th से 7 से 8 क्लास चलेगा इंग्लिश मीडियम, और फीस है आपका 4600 वन टाइम। चालाकी नहीं नो, पिछला बार चालाकी से 4200 से 3800 करवा लिया था। तुम लोग बहुत तेज मथा के आदमी हो। तब पिछला बार बैच को डिस्टर्ब रहा है कि पिछले आप जिस सेशन में इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं ना, इतना डिस्टर्ब आज तक कोई बैच नहीं रहा मेरा, जितना डिस्टर्ब आपका बैच रहा है। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, हमारी भी और शायद आपकी भी। कारण हम रहे हो या कोई भी, सीन ऐसा बनता चला गया कि प्रॉब्लम होती चली गई और असमंजस की स्थिति बनी हुई रही। अब जाके स्थिर हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, अब कोई टेंशन होगा भी नहीं। चलिए लिखिए तो। हाँ, आप यदि कम में पढ़ना चाहते हैं तो क्लास ऑनलाइन भी है। ऐप पर जाके आप लाइव भी पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी पढ़ सकते हैं, और उसका फीस मात्र 2400 है। पूरा का पूरा साल तक चलता रहेगा। क्या हुआ? लिखिए। लिखेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं या पढ़े होंगे? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो जो थर्मोडायनामिक्स आप वहाँ फिजिक्स में पढ़ते हैं उससे थोड़ा अलग है ये, लेकिन बहुत सारी बातें मिलती जुलती भी रहेंगी, कुछ लॉज है वगैरह वो सब आपको मिलेगा यहाँ से भी। लेकिन दोनों वो फिजिकल बातें हैं, ये केमिकल बातें हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को ही डिफाइन करते हैं, लिखिए तो। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री देखो, इसमें केमिकल थर्मोडायनामिक्स में ना सुनिएगा, 4-5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये है, इंटरनल एनर्जी ये है, इंथैल्पी इसको समझना है आपको, इंट्रॉपी समझना है, फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी समझना है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आगे भी आती रहेंगी, इसलिए आपको इन सब चीजों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रिलेशन बिटवीन different types of energy and chemical change is called thermodynamics। आयनिक इक्विलिब्रियम में सही में एक सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बच गया है, एक आध क्लास उसमें और लगेगा, उसी में आएगा। अरे इतना ना चीज है ना, इतना ना चीज है, बता देंगे वही। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। सुनिएगा ध्यान से।
बहुत सारा केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिसमें आप देखते होंगे कि रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे भी हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जैसे आप पानी में यदि ग्लूकोज मिला दो और आप ग्लास को छुओ तो ग्लास आपको ठंडा लगेगा, लेकिन आप उसी पानी में यदि चूना पत्थर डाल दीजिए और थोड़ी देर तक छोड़ दीजिए और ग्लास को छुइए तो वो इतना गर्म लगेगा कि आप उसको छू नहीं पाइएगा, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप सब पहले से जानते हैं कि जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिसमें एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिसमें हीट रिलीज भी नहीं होती है, एब्जॉर्ब भी नहीं होती है, उसको हम लोग आइसोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इस चैप्टर में मेन चीज ये नहीं है कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इस चैप्टर का मेन चीज है कि क्यों, आखिर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो किस स्थिति में एनर्जी रिलीज होती है, कितनी मात्रा में रिलीज होती है, उस रिलीज होने का कारण क्या है। कोई यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसमें थोड़ा और थर्मोडायनामिकल कंसेप्ट बहुत तगड़ा है जो आपको समझने के लिए इसमें मिलेगा। इसमें खाली ये नहीं समझेंगे कि ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, क्यों एंडोथर्मिक है, क्यों एक्सोथर्मिक है, और इसके लिए आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग तरह के एनर्जी और केमिकल चेंजेस जो होते हैं उस दोनों के बीच क्या संबंध है, किस तरह के केमिकल चेंज में एनर्जी का क्या रिलेशन है, इस चीज को हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग। हेडिंग डालिए तो। सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिस्टम को। लिखेंगे फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ मैटर enclosed by real or imaginary boundary is called system। इसको एक और तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। That part of universe which is isolated by real or imaginary boundary and under investigation is called system। देखिए थर्मोडायनामिक्स पूरे यूनिवर्स को दो भागों में बांटा है। थर्मोडायनामिक्स पूरे यूनिवर्स को कितने भाग में बांटा है, दो भाग में। एक को कहा गया सिस्टम और एक को कहा गया सराउंडिंग। अब क्या है दोनों में अंतर, आप इसको समझिए। जैसे देखो ये एक बोतल है, इसमें यदि हम गर्म पानी, सुनिएगा ध्यान से, लिखिए पहले। हो गया, सुनिए। जैसे मान लीजिए ये एक बोतल है, मानिएगा क्या है ही, ढक्कन खोल के इसमें यदि हम गर्म पानी रख दें और गर्म पानी रखने के बाद इसको हम बंद कर दें,
तो गर्म पानी तो छोड़िए, ठंडा पानी का भी वेपोराइजेशन होता है। अच्छा, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन के बारे में आपको पहले बताया गया था, याद है? यदि पानी अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे पर अपने आप यदि वेपर बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। और पानी को यदि गर्म करके उबाल रहे हैं आप, बॉईल करके तब आप उसको वेपर बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन हम लोग साइंस के लोग बोलचाल की भाषा में इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन को एक तरीके से लेते हैं। जैसे फर्श पर यदि आप फर्श को पोछे आप और यदि पानी उड़ गया तो ये प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है। और यदि आप किसी बर्तन में पानी को रख के गर्म कर करके उड़ा दिए, बॉईल कर करके उड़ा दिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन हम दोनों का यूज करेंगे। इवेपोरेशन जनरली, वेपोराइजेशन ही हम हर जगह बोलेंगे। आप समझ लीजिएगा कि कहाँ पर क्या है, ठीक है? पहले ही हम आपको स्पष्ट कर दिए, क्योंकि इस सब तरह का बात, छोटा छोटा बात आता है। अब आप ये बताइए कि यदि पानी इसमें गर्म रखा गया है, ढक्कन यदि बंद है, तो इससे तो वेपर भी नहीं निकल पाएगा। और जब वेपर नहीं निकल पाएगा तो क्या एक्सचेंज ऑफ मास पॉसिबल है? इससे वेपर भी जब एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि जिसको हमने बंद कर दिया सो बंद हो गया। अब हम देखेंगे कि ये कितना देर गर्म रहा, कितना देर ठंडा रहा, किस स्थिति में ज्यादा देर गर्म रहा और गर्म हो गया कि और ठंडा हो गया। इस सब चीज को हम इसके अंतर्गत रखें इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस ये जो बर्तन के अंदर जो पानी है, इसको बाहर के एटमॉस्फेयर से कौन सेपरेट कर रहा है? बोतल, जो कि एक रियल बाउंड्री है कि नहीं? तो हम इस बर्तन के अंदर रखे हुए इस पानी वाले पार्ट को ही हम सिस्टम कहते हैं, जिस पर हम लोग काम करते हैं। और यूनिवर्स का वह पार्ट जो इस सिस्टम के बाहर होता है, इसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। अब इसके बाहर जो है सब क्या माना जाएगा? सराउंडिंग। हम तो सब सराउंडिंग माने जाएंगे। अब आप ये बताइए कि आप काम किस पर करेंगे, सिस्टम पर या सराउंडिंग पर? आपकी क्षमता सराउंडिंग पर काम करने की नहीं है। और यदि आप काम कर भी लेना तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई कैलकुलेशन वहां पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप थोड़ा सा आग लगा के इसको आप गर्म कीजिएगा तो भले ये पानी थोड़ा और गर्म हो जाए, लेकिन क्या इस एटमॉस्फेयर पर कोई असर पड़ेगा इस चीज का? तो आप काम कर रहे हैं लेकिन उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। काम तो होगा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको दिखेगा भी नहीं कि वहां पर किसी प्रकार का कोई चेंज हुआ। खैर, समझ में है कि सिस्टम क्या है? इसीलिए लिखा हुआ है फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ मैटर। इसमें कोई मास को हम कलेक्ट किए हैं, जिसको हम एक इनक्लोज्ड बाय रियल और इमेजिनरी बाउंड्री, जिसको हम रियल या इमेजिनरी बाउंड्री से भी सेपरेट करेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? सिस्टम। अब यहाँ पर रियल या इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, आप मौसम का समाचार सुनते होंगे कि बेगूसराय में आज इतना ठंडा था, पटना में इतना ठंडा था। अब आप बताइए कि कहीं ना कहीं वो एक इमेजिनरी बाउंड्री ही है ना? क्या बेगूसराय में पूरा दीवार घेरा हुआ है? क्या घेरा हुआ है क्या? तो बस यही बात है। बेगूसराय के मौसम की चर्चा कर रहे हैं, यानी बेगूसराय आपका सिस्टम हुआ। बाद बाकी इस पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। इसीलिए थर्मोडायनामिक्स दो ही चीज मानता है कि दुनिया में है, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। सिस्टम वो जिस पर हम काम करेंगे, सराउंडिंग वो जो हमको मदद करेगा सिस्टम पर काम करने के लिए, जहां पर एक्सचेंज ऑफ मास और एनर्जी पॉसिबल है। अब इसका दूसरा पार्ट, अच्छा ये लिखा हुआ है दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, तो उसी का दूसरा स्वरूप है ये एक तरह से, तो आप इसको उतना ज्यादा मत लीजिए। क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखेंगे हेडिंग सराउंडिंग। क्या बोलेंगे इसको, कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। लिखेंगे दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is outside of the system and exchange energy and matter with the system is called surrounding.
यूनिवर्स जो है ना, सॉरी सॉरी, सराउंडिंग जो है ना, ये सिस्टम के साथ दोनों चीज का एक्सचेंज कर सकता है। किस किस चीज का? मैटर का भी और एनर्जी का भी। हम लोग काम किस पर करेंगे? सिस्टम पर। इसीलिए हम लोग सिस्टम को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। लिखेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम। लिखेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम। नंबर एक, आइसोलेटेड सिस्टम। नंबर दो, क्लोज्ड सिस्टम। एंड नंबर थ्री, ओपन सिस्टम। एक नंबर हेडिंग डालिए तो, आइसोलेटेड सिस्टम। हो गया, हेडिंग डाल दिए। लिखेंगे सिस्टम in which boundary are sealed and insulated। इंसुलेटेड का मतलब बैड कंडक्टर। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ मास। are not possible is called isolated system। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। आप किसी, इसका एग्जांपल है थर्मस। चलिए पहले आप यहां तक लिख लीजिए और उसके बाद फिर समझना शुरू कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इधर, थर्मस में जब आप किसी बंद, सॉरी, थर्मस में जब आप किसी गर्म चीजों को रख देते हैं और ढक्कन उसका लगा देते हैं, तो वहां पर दो बातें होती है। पहला ये कि यदि ढक्कन लगा हुआ है तो यदि लिक्विड वेपोराइज भी हो रहा होगा तो भी वो वेपर बर्तन से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि गर्म पानी आप रखे, तो पानी लिक्विड है तो भी H2O है, और पानी यदि वेपर बना तो भी H2O है। तो वेपर बन के यदि ये वेपर बाहर निकल गया, चाहे 10 से मॉलिक्यूल क्यों ना बाहर निकल जाए, इसका मतलब है कि वहां पर एक्सचेंज ऑफ मास हो गया। लेकिन यदि कंटेनर क्लोज्ड है,
यदि आप बर्तन को बंद कर दिए हैं तो वेपर बनेगा भी तो अंदर ही न रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मास पॉसिबल नहीं है। थर्मस का जो वॉल होता है वो इंसुलेटेड होता है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से आप गर्म पानी रखते हैं तो गर्म ही रह जाता है, ठंडा पानी रखते हैं तो ठंडा ही रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जब ये हीट को भी कंडक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हीट का भी फ्लो नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में डी एम भी जीरो हो जाएगा और डी ई भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर डी का मतलब डिफरेंस से है या चेंज से है, इसको हम कहेंगे चेंज इन मास, और इसको बोलेंगे चेंज इन एनर्जी। थोड़ा थर्मस के कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। थर्मस इसका एग्जाम्पल है, लेकिन ये आइडियल नहीं होता है, मतलब आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है ये। कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद देखेंगे आप पानी ठंडा हो जाता है। चलिए इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं, आप लोग शायद पहले से भी जानते हो, थोड़ा और देख लेते हैं। थर्मस की जो बनावट होती है उस बनावट को समझिए। उसमें दो बर्तन होता है, एक नहीं, कुछ इस तरह का होता है ये, कुछ इस तरह से। एक ढक्कन इसके अंदर लगा होता है और फिर एक ढक्कन इसके ऊपर लगा होता है, याद है आपको? कुछ ऐसा ही ना होता है, दो दो ढक्कन रहता है इसमें, एग्जैक्ट ऐसा ही उसका बनावट रहता है। आप यदि थर्मस को कभी हाथ में लेके देखे हो तो आप देखिएगा कि हाथ में यदि आप रखे हुए हैं तो लगेगा कि उसकी मोटाई बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसके अंदर देखने का प्रयास करेंगे तो लगेगा कि अंदर का जगह जो है वो बहुत कम है। एक्चुअल में उसका बनावट क्या होता है और कैसे होता है उसको समझिए। किया क्या जाता है थर्मस बनाने के दौरान, एक अंदर का स्टील पूरा लिया बर्तन, कुछ इस तरह का जो ये वाला चीज है, और उसके बाद उससे एक बड़ा स्टील वाला बर्तन लिया या शीशा, कुछ भी जो थोड़ा स्ट्रांग हो, इसके अंदर में। अब देखो क्या किया गया कि ये बड़ा वाला बर्तन के अंदर छोटा वाले बर्तन को फिट किया गया, कुछ इस तरह से जैसे फिट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो एयर रहा होगा उसको क्या किया जाता है, वैक्यूम पंप से निकाल दिया जाता है, यहाँ से एयर को पूरा का पूरा पास करवा दिया। अब यदि ये एयर रहता तो क्या होता और एयर नहीं है तो क्या होगा, इस बात को समझिए। बर्तन यदि आप बंद कर दिए हैं तो एक्सचेंज ऑफ मास नहीं होगा, और ये बहुत आसान चीज है, इसको हमको लगता है इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनर्जी को थोड़ा देख लेते हैं। यदि इसमें एयर होता, यदि इसमें एयर का पार्टिकल होता तब क्या होता, पहले आप ये समझिए। पानी आप रखे गर्म, ये गर्म पानी, हॉट वाटर, तो क्या होगा कि ये इस पानी का जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ये स्टील, क्योंकि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, तो ये स्टील उस गर्मी को गेन कर लेगा। आप कभी गर्म दूध गिलास में पिए हो तो देखते होंगे कि गिलास गर्म हो जाता है। अब क्या होगा कि इस टेम्परेचर को गेन कर लेगा ये वाटर का, सॉरी, एयर का पार्टिकल, और एयर का पार्टिकल इसको एब्जॉर्ब करेगा तो इससे ये वाला बर्तन गर्म हो जाएगा। यानी इस पानी का जो एनर्जी था वो ट्रांसफर हो रहा है पहले पहले वाले बर्तन में, फिर एयर के थ्रू दूसरे वाले बर्तन में, और जब यहां तक हीट आ गया तो इसके बाहर जो गैस है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो गैस ही गैस है, तो यहां पर क्या होगा कि ये गैस का पार्टिकल इससे एनर्जी गेन करके धीरे धीरे इस पानी को ठंडा कर देगा और पानी जो है गर्म से ठंडा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस पानी को जो गर्म था इसको ठंडा होने के लिए कौन जिम्मेदार हो गया, एयर। तो यहां से क्या किया जाता है, एयर को ही वहां से निकाल लिया जाता है, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। हीट के ट्रांसपोर्टिंग का काम या हीट को जो कंडक्ट करने का काम कर रहा था एयर, उसी को वहां से पास करवा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये पानी गर्म रह जाता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि 2 दिन 3 दिन तक गर्म रहेगा, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। इसका एक नहीं बल्कि इसका दो कारण है। हमने पहले कहा ना कि ये आइडियल आइसोलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार रख देंगे तो 7 जन्म तक जो है ये ऐसा ही रह जाएगा। 7 8 जन्म का खिस्सा हो भी नहीं करता, बिना मतलब का चीज है, समझ लीजिए आप इस बात को। तो सुनिए एक्चुअल में होता क्या है। तो पानी गर्म जो था वो ठंडा होने का दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि कितना भी वैक्यूम करेगा ये 100% वैक्यूम नहीं होगा, कुछ ना कुछ एयर का पार्टिकल रह ही जाएगा, और यदि कुछ ना कुछ एयर का पार्टिकल रह जाएगा तो वो निश्चित रूप से इससे टकराएगा और एनर्जी को ट्रांसफर धीरे धीरे करता रहेगा, लेकिन एनर्जी के ट्रांसफर का जो रेट है वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा। कम क्या, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पहले खाली एयर एयर ही था, अब बहुत कम है।
एक कारण ये है, तो धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर कर जाती है। दूसरा कारण ये है, आप ये बताइए कि इस बड़े वाले बर्तन से छोटे वाले बर्तन को आप हवा में तो नहीं लटकाइएगा, लटकाइएगा हवा में, वो कहीं ना कहीं टच में तो रहेगा ही ना। तो जब ये टच में रहेगा तो यहाँ से एनर्जी इसमें आएगा, 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 और यहाँ से एनर्जी बाहर हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी को निकलने के लिए दरवाजे की तो जरूरत है नहीं। तो जितना बढ़िया क्वालिटी का आप थर्मस लीजिएगा उतना देर तक आपको वो गर्म पानी देगा, सुरक्षित रखेगा। और यदि गलती से अनित तुम एक काम करना, हम बता रहे हैं, तुम्हारे घर में थर्मस होगा ना, कांटी से वो छेद कर देना बाहर वाले बर्तन में। सुनो ना, हम बताते हैं, अरे एक्सपेरिमेंट है, लोग इतना खर्च करता है, देखता है 650 करोड़ खर्च हुआ चांद पर जाने में। एक्सपेरिमेंट ही था ना। अरे यहाँ एगो थर्मस को आप ध्यान में रखे, हमें आराम से थर्मस लीजिए, उसमें एक कांटी से छेद, हम बताते हैं एक अच्छा चीज, तो मम्मी, और सुनो, छेद करके कांटी उसमें घुसल रहने देना, ठीक है। उसके बाद मम्मी को कहना, देखो मम्मी अभी इसमें पानी डालेंगे, छेद भी कर दिए है ना, पानी नहीं गिरेगा, एक्सपेरिमेंट है। मम्मी भी कहेगी वाह क्या एक्सपेरिमेंट है, समझे। आप इसमें छेद कर दीजिए, छेद करके आप खाली छोड़ दीजिए, मम्मी को अपना एक्सपेरिमेंट दिखा के, मम्मी भी खुश, आप भी खुश। अब अगला जो प्रोसेस होगा सुबह में, उसके बाद कुटैया शुरू होगा। काहे कि जब आप इसमें गर्म पानी रखेंगे तो पता चलेगा कि अब वो गर्म नहीं रह रहा है। क्यों नहीं रह रहा है? क्योंकि जैसे ही आप होल किए, इसमें एयर पास कर गया, एयर अंदर चला गया, जो वैक्यूम था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर हीट को फ्लो करना आसान हो जाएगा और पानी गर्म नहीं रह पाएगी। जैसे गर्म दूध दूध रखते हैं ग्लास में, एक आध घंटा के बाद ठंडा हो जाता है, वैसे ही देखिएगा ये भी एक आध घंटा में ठंडा हो जाएगा। तो इसी वजह से उसमें दो बर्तन होता है। तो ये यही है, ये यही आइसोलेटेड, लेकिन थर्मस एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका? आइसोलेटेड सिस्टम का। क्लियर है ये? तो यहां तक पहुंचे। लिखिए दूसरा, क्लोज सिस्टम। बताइए तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा? क्लोज सिस्टम में सुनिए, बाउंड्री जो है वो फिक्स होगी या सील्ड होगी, पैक होगा, लेकिन जो वॉल है वो इंसुलेटेड नहीं होगा, वो कंडक्ट करेगा हीट को। और यदि हीट को कंडक्ट करेगा, तो जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल ग्लास में आप गर्म दूध रख के और उसको आप बढ़िया से ढक दीजिए, तो भी देखिएगा कि 2 घंटा 3 घंटा के बाद वो ठंडा हो जाएगा। या नॉर्मल कोई स्टील का बोतल है, उसको गर्म गर्म दूध रख के ढक्कन लगा दीजिए, देखिएगा कि कुछ देर के बाद, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के बाद वो दूध ठंडा हो जाता है। तो लिखेंगे, तो इसमें क्या हुआ, मास का एक्सचेंज नहीं हुआ। क्लोज्ड सिस्टम में मास का, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हुआ क्योंकि वॉल इंसुलेटेड नहीं है। लिखेंगे, सिस्टम इन विच boundary are sealed but not insulated. Exchange of mass is not possible, but exchange of energy is possible, is called closed system. Example, boiling of water in closed vessel. वेसल है, इसका मतलब वो थर्मस नहीं है, नॉर्मल बर्तन है वो। अब जरा बताइए तो यहां पर कौन जीरो है और कौन जीरो नहीं है? बोलिए। इसमें जो
डीएम होगा 0 और डीई होगा इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब पहले जो एनर्जी होगी और बाद में जो एनर्जी होगी उसमें कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। लिखेंगे, देखिए ये सब जो है ना हिंट है। अब जैसे मान लीजिए पूरा क्लोज सिस्टम को इतना न लिख के हमको एक बार में दिखाना हो तो हम ऐसे दिखा देंगे। ये जहां दिखा दी आप समझ जाइए कि हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम की। इसीलिए इस टाइप के हिंट को एकदम छोड़िएगा नहीं, एकदम इग्नोर नहीं करना है। चैप्टर ये भी बहुत बड़ा है। आगे बढ़ो, लिखेंगे अगला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा इसमें बताइए। बाउंड्री आर नाइदर सील्ड नॉर इंसुलेटेड। इसमें सील्ड भी नहीं होगा और इंसुलेटेड भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में डीएम और डी में से कोई भी जीरो नहीं होगा, दोनों नन जीरो होगा। लिखेंगे ओपन सिस्टम तीसरा। लिखेंगे सिस्टम इन विच बाउंड्री आर नाइदर सील्ड नॉर इंसुलेटेड। exchange of energy and mass are not possible. Are possible, sorry, are possible is called open system. Example, boiling of water in open vessel. Example, sorry, d is not equal to 0, dm is not equal to 0। अरे बर्तन खुला रहेगा तो कम से कम वेपर तो निकल ही जाएगा। हो गया, लिख क्या। System in which boundary are neither sealed nor insulated, exchange of energy and mass। अच्छा उल्टा पुल्टा लिखा गया क्या। are possible is called open system। boiling of water in open vessel, ठीक है। अब ठीक है, ठीक। अब बताइए आपको सिस्टम को समझने में कोई वो रील्स वाला सिस्टम नहीं, पढ़ाई वाला सिस्टम है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसको समझने में। लिखिए आगे, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, पहला लिखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सुनिए, इसमें चार चीज पढ़ना होता है। एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक है पाथ वेरिएबल और एक है स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। चार चीज है ये। अब इस चारों चीज को थोड़ा एक एक करके समझिए क्या होता है। सबसे पहला हम लोग समझते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है मास।
वॉल्यूम, ये सब चीज, इंट्रोपी आता है, इंथैल्पी आता है, फ्री एनर्जी आता है, और भी बहुत सारी बातें आती हैं, वो सब भी आती हैं जो अभी आप नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं। इसलिए हम सारी एग्जाम्पल का चर्चा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मजबूरी है। जब पढ़ेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा, पहले आप इस प्रॉपर्टी को समझिए। और पहले दोनों साथ हम लिखते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव और एक होता है इंटेंसिव। इसके अंतर्गत आता है टेम्परेचर, इसके अंतर्गत आता है पीएच, इसके अंतर्गत आता है कंसंट्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब इसके अंतर्गत आता है। चलिए इतना पर समझ लीजिए आप। एक बात बताइए, दो आदमी मान लीजिए आया है, चाय बन रहा है घर में, और 2 कप चाय बनाया गया, तो दोनों कप चाय आदमी को मान लीजिए 50-50 ml चाय दिया गया, एक कप में। अब बताइए, तो इस दोनों कप को यदि हम मिला दें तो चाय का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 ml। इसका मतलब ये है कि चाय का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर गया इसमें उपस्थित सब्सटेंस की मात्रा पर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दोनों मिला तो वॉल्यूम बढ़ गया, पहले था 50-50, अब हो गया 100। आई बात समझ में? अब मान लीजिए कि जब चाय उसको दिया गया है तो इसका उबलता हुआ दूध है, लगभग टेम्परेचर 100 डिग्री सी के आसपास रहा होगा। तो मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी है, तो निश्चित है कि इसका भी टेम्परेचर कितना रहा होगा? 100 डिग्री सी। एक ही बर्तन में तो बना है चाय, तो इस दोनों को मिलाए थे तो वॉल्यूम तो बढ़ के हो गया 100 ml, 50-50 ml था, दोनों को मिला के 100 हो गया। क्या दोनों को मिला देने के बाद टेम्परेचर भी बढ़ के 200 डिग्री सी हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करता है, और एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो सुनिए, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, जैसे मास और वॉल्यूम, ये किसके अंतर्गत आता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। और जो डिपेंड नहीं करता है वो किसके अंतर्गत आता है? इंटेंसिव के अंतर्गत। समझे? जैसे फिर से समझे मास कैसे हुआ। अब जैसे बताइए, जैसे उला टुकड़ा, हाँ, अब जैसे देखिए, ये इसको देखिए, ये वैसे तो ये छड़ा है, छड़ी नहीं है ये। बोले थे फेंक देने के लिए, पता नहीं इसको रखे हुए रह गया, कोई दिन कोई धराएगा, पता चलेगा हाथ पे टूट गया। अब सोचे कसम खा लिए पीटेंगे किसी को नहीं, हल्ला उल्ला करेगा तो भगा देंगे या पीछे बैठा देंगे, मारेंगे नहीं। मारते हैं बहुत, अब इरिटेट कर देता है, बहुत अंत परेशान कर देता है, तब ऐसा स्थिति आता है। सुनिएगा, अभी हम इसको तौल लेते हैं, तौल ले खिस्सा करेगी रे। अब ये कसम खाए हैं, तोड़ देंगे कसम। सुनो, देख लो देख लो, ये थर्मामीटर डाल रही है हमारे अंदर। आपको देख रहे थे आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो कुछ ही बोले, एक से एक आदमी है। हमारा टेम्परामेंट चेक करता है, अरे हमारा, हम शॉर्ट टेम्पर आदमी है भाई, चेक क्या करना है। अभी एक दिन सर बोल रहे थे कि आपसे बच्चा इतना डरता क्यों है? बहुत डरता है। अब पता नहीं डरता है काहे, तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको लगता है कि डरना चाहिए नहीं। यदि आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं और आप यदि हंसी मजाक के मूड में भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी मौका तो पूरा मिलता है। लेकिन कोशिश आप सबकी ये रहनी चाहिए कि अति ना हो। काहे कि अति होगा, मान लीजिए इतना सारा बच्चा रहता है, उसमें आप यदि ज़्यादा करने लगेंगे तो फिर वहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और जिस दिन हम यहाँ पर, हमको यहाँ वैल्यू मिलना बंद हो गया, उस दिन सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्या रे? तब वो ओपन सिस्टम हो जाएगा, एनर्जी का भी लॉस गेन होने लगेगा और मैटर का भी, और हमको चाहिए आइसोलेटेड। क्या जी? तब ना ढंग से काम कर पाएंगे। तो मतलब आइडियल आइसोलेटेड तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थर्मस जैसा तो आइसोलेशन चाहिए। अच्छा एक बात और बताइए, पढ़ाई के लिए क्या ढंग का माहौल जरूरी नहीं है? ऐसे में यदि कोई अटपटांग हरकत कर रहा है तो कितना देर झेलेंगे? तो कभी कभी मार बैठते हैं, लेकिन अब सोचेंगे मारेंगे नहीं, भगा देंगे, जाओ भागो। सुनिएगा, अब ये छड़ी है, छरा है सॉरी, हाँ, तो इसको यदि हम अभी तोल लें तो मान लीजिए कि 500 ग्राम होता है। अब यदि हम इसको थोड़ा काट दें, काट के एक टुकड़ा बाहर रख दें, फिर तोलें तो क्या उतना होगा? नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो, इस सब्सटेंस का, इस सिस्टम का जो मास है
वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड किया। लेकिन अब इसी छड़ी के दूसरे चीज पर आ जाइए, डेंसिटी। काटने के बाद जो डेंसिटी होगा वही काटने से पहले भी होगा, इसका टेम्परेचर वही होगा, इसका इंटरनल एनर्जी वही होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहां दो तरह की बातें आएगी, एक होगा एक्सटेंसिव, दूसरा होगा इंटेंसिव। क्लियर है? ये लिखेंगे, किसको पहले डिफाइन करेंगे हम लोग? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को। देखो ये जो बल्ब है ना, ये है फेयर एंड लवली। इसको लगा देने से लगता है कि फुल मेकअप हो गया है। ये जो लाइव लोग पढ़ते, सॉरी जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। हम देख रहे हैं ना स्क्रीन पर वो दिखता है, अभी हमको देखा कि मुंह काला काहे आ रहा है, तो एक तो हैं हम काले, तो हमको लगा फेयर एंड लवली नहीं लगाए हैं, तो तुरंत यहाँ से इसको दबाए तो फेयर एंड लवली लगा, मिला जुला के ठीक हुआ। लिखो तो, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच, लिखिए तो, किसको लिख रहे हैं आप? एक्सटेंसिव को ना। लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड, हाँ डिपेंड्स, which do not depends on amount of substance or do not बोले हैं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिपेंड होगा। एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, तो एक्सटेंसिव डिपेंड होगा, डिपेंड होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड्स ऑन, थोड़ा फिर से सही कर लीजिए, गलत लिखा गया था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर गड़बड़ हो गया क्या? अब आप देख के लिख लीजिए, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, अब आप देख के लिखिए, गलत नहीं होगा, आप लिखिए तो सही। विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और size of substance is called extensive properties. Example, mass, volume, internal energy, इंटरनल एनर्जी, ये सब अभी आप पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे। इंट्रॉपी पढ़े हैं? कौन पढ़े हैं? हाँ? अच्छा फिजिक्स में पढ़े हैं। इंट्रॉपी पढ़े हैं? गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी पढ़े हैं? इंथैल्पी पढ़े हैं? लिखिए, क्या बोल रहा है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। चलिए दूसरा लिखिए तो, दूसरा लिखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इसी में हम थोड़ा उल्टा पुल्टा करेंगे। आप हेडिंग हो कर चुके हैं, लिख चुके हैं ना? क्या लिखेंगे बताइए? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड्स
on the amount of substance or size of substance is called intensive प्रॉपर्टीज। इसका एग्जांपल बताइए। देखो इधर देखो, हमारी हमारी तरफ देखो। आप एक बर्तन में यदि शरबत घोलें तो आप उसका एक बूंद लीजिए, उसका भी कंसंट्रेशन, अब पूरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सबका समान ही आएगा ना, डेंसिटी समान ही आएगी, टेम्परेचर समान ही आएगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो इसका एग्जांपल लिखिएगा, पीएच, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, आरआई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और भी बहुत सारा चीज होता है, आप पढ़ते जाएगा निकलते जाएगा, इटीसी। इसका तीसरा है स्टेट फंक्शन। इसी को हम लोग स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, सुनिए ये क्या होता है। इसमें ये दो तरह की सेम बातें थी, और अगला जो है ना वो दोनों सेम बातें हैं। एक हुआ स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल, और दूसरा होता है पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल। इसको चेंज करें, दोनों को हम एक साथ समझा के तब फिर लिखाएंगे। इधर देखिएगा, तो ये एक बर्तन है, इसमें एक बॉल पिन लगा हुआ है। मतलब आप इसमें हवा भरेंगे तो अंदर हवा जाएगी लेकिन बाहर नहीं निकलेगी। शुरुआत में प्रेशर मान लीजिए नेचुरल प्रेशर 1 atm है, जिस समय आप पैक किए होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, तो 1 atm पर ही रहेगा ये। सुनिए, अब मान लो कि इस के माध्यम से कोई आदमी थोड़ा फूक दिया, उसको फूका जोर से, तो इसमें भर गया गैस। कोई दूसरा आया, इसको बढ़िया से पोंछ पाछ के फिर फूक दिया, थोड़ा और हवा भर गया। तीसरा आदमी आया, फिर वही फूकने लगा, उसे अब फुकाइए नहीं रहा, फुकाया नहीं, अंदर हवा नहीं गया, बाहर ही निकल गया। अब चौथा आदमी क्या किया, इसमें पंप लगा दिया, पंप लगा के भर दिया, जिस तरह से भी भरा। फाइनली इसका प्रेशर हो गया, मान लीजिए कितना एटीएम, 10 atm। यह है प्रेशर, हम प्रेशर की ही ना बात कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसका इनिशियल प्रेशर था 1 atm और फाइनल प्रेशर इसका है 10 atm। प्रेशर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसके प्रेशर को फूक के बढ़ाए हैं, पंप से भर के बढ़ाए हैं, किस तरह से बढ़ाए हैं, इस सब बात से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना बस इतना है कि शुरू में 1 था और बाद में 10 हो गया। इसका मतलब है कि यह सिस्टम का ऐसा प्रॉपर्टी है जो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उस रास्ता पर डिपेंड नहीं कर रहा है जिस रास्ते के माध्यम से जिस तरीके से इसका प्रेशर बढ़ा है। तो प्रेशर किस तरह के प्रॉपर्टी में आएगा, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। आई बात समझ में। और एक दूसरा होता है पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है सिस्टम का जो पाथ पर डिपेंड करता है जिसको सिस्टम फॉलो किया है। जैसे आप वर्क करते हैं, वर्क डन क्या है, ये पाथ वेरिएबल है। आप एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट पर इस रास्ते से जाएंगे, जो पाथ आप ये पकड़े, इससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अनंत रास्ते से जाया जा सकता है। आप इस पॉइंट से जाएंगे तो आपको कम चलना पड़ेगा, इधर से चलेंगे ज्यादा चलना पड़ेगा, और जाएंगे और ज्यादा चलना पड़ेगा, और जाएंगे और चलना पड़ेगा, इधर बिशनपुर होते हुए काली स्थान से आएंगे तो और चलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो आपका फिक्स रह रहा है, लेकिन जो आपका वर्क डन है वो क्या हो रहा है, पाथ पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये पाथ वेरिएबल है। क्लियर है ये। तो यहां से बताइए हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्टेट फंक्शन को और स्टेट वेरिएबल को।
properties of system which do not depends on the path followed by the system is called state function और state variable। और उसको कैसे डिफाइन करेंगे, पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल को, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। लिखिए तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम properties of system which do not depends on the path followed by the system is called state function और state variable। एग्जाम्पल है प्रेशर। अगला है चौथा नंबर। क्या था चौथा नंबर? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन और पाथ वेरिएबल। अच्छा एक चीज बताइए, पचमहला पर कोई आदमी चढ़ा, ठीक है, तो पचमहला पर कितने रास्ते से चढ़ा जा सकता है? कई रास्ते से चढ़ा जा सकता है, जैसे सीढ़ी से होते हुए एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है कि हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट उसको उतार दे उस पर, तीसरा रास्ता है कि काली स्थान से चलता हुआ आया, हेवड़ा में जंप किया, डायरेक्ट छड़प गया पचमाला पर। हालांकि इतनी एनर्जी यहाँ के आदमी में नहीं है, मे भी एक रास्ता ये भी हो सकता है कि नहीं? लिफ्ट के माध्यम से चढ़ सकता है, चोर पकेट मार है तो पाइप के माध्यम से भी चढ़ सकता है, हाँ या ना? अब देखिए यहां से उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी स्टोर हुआ, चढ़ा तो पचमहले पर है, हर बार वो समान होगा। पचमहला पर से कूदेगा यदि, तो चाहे वो जैसे भी चढ़ा हो, यदि कूदेगा तो उसको हर बार वैसे ही चोट लगेगा। मरना पहले भी था, मरना अब भी है। लेकिन बताइए कि सीढ़ी पर से चलेगा तो थोड़ा आसान रहेगा, पाइप पर से चढ़ेगा तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, छड़प जाएगा वहां काली स्थान से चढ़ते हुए तो वो और भी ना मुश्किल। अब समझ में आया कि एक पाथ पर, एक चीज है जो पाथ पर डिपेंड कर रहा है और एक चीज है जो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो नहीं डिपेंड कर रहा है वो हो गया स्टेट फंक्शन, और जो पाथ पर डिपेंड कर रहा है वो हो गया पाथ फंक्शन, पाथ वेरिएबल। क्लियर है? लिखेंगे वर्क डन। इसका ये एग्जांपल लिख, इसे सॉरी डिफिनेशन लिखे, लिख लीजिए इसका एग्जांपल पाथ फंक्शन, ये वर्क डन। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब कोई आदमी ना कोई से छुआ, ये आसान तरीका है। अब घुमा के छुआ तो नख छूना क्या है? कौन फंक्शन? स्टेट फंक्शन या पाथ? पाथ फंक्शन। हस्ती है, यही सब बोलेंगे तो याद रहेगा, तो भूल जाएगी ये सब चीज। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड पाथ फंक्शन और पाथ वेरिएबल। एग्जांपल होगा वर्क डन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इंटरनल एनर्जी। हम इसका चर्चा बराबर करते रहे हैं पीछे, उसके बाद होगा इंथैल्पी, तो इस सब को हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी को कौन कौन जानते हैं? कोई है जो जानते हैं? जितना जानते हैं बताइए। अच्छा बताइए, तो इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी में बेसिक डिफरेंस क्या है? बोलो रे तुम, बोलो बोलो। अरे बोलिए, इसमें लजाना शर्माना क्या है, बोलिए। हाँ, इंथैल्पी फॉर्मूला सिर्फ जानते हैं? नहीं, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला?
प्लस पी वी वर्क नहीं। आप वो नहीं जानते होंगे, आप ये जानते होंगे H बराबर E प्लस पी वी, यही जानते होंगे। ठीक है, इसके बारे में बता देंगे हम थोड़ा डिटेल में। ये एक्चुअल में केमिस्ट्री का चीज़ है, फिजिक्स में यदि आप पढ़े भी होंगे तो हो सकता है नॉर्मल वे में पढ़े हों। एक्चुअल में फिजिक्स में ये पढ़ना है ही नहीं, वास्तविकता ये है कि ये केमिस्ट्री का चीज़ है। देखते हैं आगे, इसको हम बढ़िया से डील करते हैं। आइए कल, अब सुनिएगा ध्यान से। टाइम, अब टाइम फिक्स है, अब यही रहेगा तुम लोग का अभी एक तारीख से पहले तक। 1 तारीख को ये 12th शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा हम बता देंगे। अच्छा, ये जो आप बोले हैं कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको केएसपी बोलते हैं, हमको याद है एक दिन हम चर्चा भी किए थे कि ये सब बचा हुआ है, लेकिन आप लोग लापता रहते हैं, पता चलने देते नहीं है। और टॉपिक इतना बचा हुआ है कि सर दर्द कर रहा है, कैसे खत्म हो वो भी बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप इंटरेस्ट लेके तो दिखाइए, पढ़ाई सब चीज होगा। हाँ बोलो ना। हाँ हाँ बढ़िया से